आज हमने क्लियर भी कर दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है ओपीएस, क्योंकि ओपीएस को लेकर देखिए कर्मचारी पहले भी मांग करते रहे, लेकिन हरियाणा में अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ओपीएस बहाली की मांग भी तेज हो रही है। चंडीगढ़ में कर्मचारियों की ओपीएस कमेटी के साथ बैठक हुई, बातचीत की गई। चूंकि कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं तो विपक्ष भी कर्मचारियों के साथ खड़ा है। हरियाणा में ओपीएस को बंद करने वाली कांग्रेस सत्ता में आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस बहाली का वादा कर चुकी है। ऐसे में ओपीएस की मांग करना कितना जायज है, कितना संभव है, क्या ओपीएस पर सियासत हो रही है, सरकार का ओपीएस को लेकर क्या स्टैंड है और चुनाव में ओपीएस बहाली का वादा करने वाली जेजेपी का अब क्या रुख होने वाला है, चर्चा होगी। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। ओपीएस बहाली का मुद्दा इन दिनों देश भर में छाया है। कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस बहाली की प्रक्रिया तेज हो गई है और हरियाणा में भी मुद्दा इन दिनों सियासत के केंद्र में है। कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं, विपक्ष कर्मचारियों के साथ खड़ा है, सरकार कर्मचारियों की इस मांग की संभावनाओं पर मंथन कर रही है। हालांकि सीएम सत्र से लेकर मीडिया में एनपीएस की तारीफ कर चुके हैं। पिछले दिनों गठित की गई ओपीएस कमेटी के साथ कर्मचारी प्रतिनिधियों की बैठक हुई। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 5 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। पहले भी आंदोलन किए गए और आगे भी जरूरत हुई तो करेंगे। केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन बात जैसा कि पहली मीटिंग में भी हुआ कि अब फिर बार बार वही बात आई कि हम भी इनके ऊपर डिस्कस करें। हमने हालांकि क्लियर ये बात हम बोल चुके हैं कि भी पहले जब ये मीटिंग रखी गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी, तो ये कहा गया था कि ये हमारे तीनों अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही सभी आंकड़ों के ऊपर चर्चा करके आएंगे। लेकिन अभी भी वो उनका अधूरा रहा। बार बार उनकी तरफ से आया कि आपने जो आंकड़े दे दिए इसके ऊपर हम दूसरी मीटिंग करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि ये इस मामले को लंबा खींचने का कुछ हो या हमारे आंदोलन को प्रभावित करने का हो, इसलिए हमारा निर्णय यही है। आज हमने क्लियर भी कर दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। उधर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि सिंगल लाइन का फैसला है, इसके लिए बैठक की जरूरत ही नहीं। हुड्डा ने फिर वादा दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस बहाल की जाएगी। सवाल इस बात का मीटिंग की जरूरत क्या है, वो तो एक लाइन का फैसला है, भाई हम ओपीएस देंगे। ये सिर्फ जो है इनके समय पास करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो सरकार का फैसला। हमारी सरकार कल को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में यही फैसला किया जाएगा। ये अटल बिहारी जी के समय में हुई थी और फिर सब कांग्रेस ने किया था। बीजेपी की सरकार में यहाँ हुई थी राजस्थान में, तो कांग्रेस ने पलट कर दी। एक चीज का तजर्बा है किया है, वो तजर्बा ठीक नहीं है, तो फैसला उल्ट करना चाहिए। वहीं सरकार की बात करें तो सीएम पिछले दिनों एक अधिकारी के व्हाट्सएप मैसेज का हवाला देते हुए कह चुके हैं कि ओपीएस से देश में दिवालिया होने के हालात हो सकते हैं। वहीं हुड्डा कांग्रेस शासित राज्यों की बात करते हुए सीएम को निशाने पर लेते हुए नजर आए। एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम बोल रहा हूं, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। तो जो घोषणा तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है, पॉलिटिकल। और मैं कहता हूं आपको एक 2006 का स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का ये सुनना चाहिए पार्लियामेंट का। ये मनमोहन सिंह जी ने उस समय ये विषय चलाया था। उनको एक इकोनॉमिस्ट तो सब मानते हैं ना, प्रधानमंत्री जैसे थे सो थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे वो। तो उस नाते से उनकी स्टेटमेंट है कि हमको आगे बढ़ते हुए सारे सिस्टम में जितने लोगों को हमने एम्प्लॉय बनाना है, जितने लोगों को कर्मचारी बनना है, और उसके नाते से वो एक दबाव बढ़ता है और उसके हिसाब से जो पेंशन और जो सैलरी बढ़ती है और सैलरी के साथ पेंशन बढ़ती है, उस पेंशन के कारण से आगे चल करके हम सारे काम रोक करके इसी चक्कर में रहते। देखिए, ये फिर तो राजस्थान तो बर्बाद हो लिया होगा, छत्तीसगढ़ बर्बाद हो लिया होगा, हिमाचल में अभी कर दिया, वो भी बर्बाद। ये कोई मतलब वो नहीं है, जवाब नहीं है। इनका हक है, देना चाहिए।
अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, बुढ़ापे का एक सहारा है, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। तो ये जब लागू की थी उस टाइम सोचा था शायद लाभदायक होगा, लेकिन तजुर्बा ये हुआ ये लाभदायक नहीं। इसी वास्ते सारे देश के कर्मचारी और खासतौर पर हमारे हरियाणा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पूरा लगा रहे हैं, और हमने कहा है कि हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। चुनाव के पहले ओपीएस का वादा करने वाली जेजेपी के नेता अब गठबंधन सरकार में नई पेंशन योजना में बदलाव करने की बात कहते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी। अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दे जो ओपीएस में आ रहा था। तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की जरूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये जरूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। बता दें कि ओपीएस को 1 अप्रैल 2004 में तत्कालीन अटल सरकार में खत्म किया गया, तो जनवरी 2006 में हरियाणा में हुड्डा सरकार में ओपीएस को बंद कर एनपीएस लागू कर दी गई। लेकिन ओपीएस अब राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करने की प्रक्रिया जारी है, तो हिमाचल चुनाव में ओपीएस बहाली के वादे का कांग्रेस को सीधा फायदा मिला। ऐसे में साथ लगते हरियाणा में ओपीएस को लेकर आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है, सरकार क्या कदम उठाती है, और हरियाणा में भी ओपीएस को लेकर के अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो क्या हरियाणा में भी ओपीएस चुनावी वादा बनने वाला है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो ओपीएस को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ओपीएस को लेकर कमेटी गठित की गई थी। आज बैठक हुई कमेटी के साथ। कर्मचारी नेताओं की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं की जाती तब तक अगर बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो वो भी हम करने वाले हैं। आज बैठक हुई। संभव ये है कि अगले हफ्ते भी इस मुद्दे को लेकर, ओपीएस को लेकर बैठक हो। ओपीएस को लेकर चर्चा हम इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि आपने गुजरात में हालांकि देखा ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया, आम आदमी पार्टी ने भी उठाया, वहां चुनावी लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन साथ लगते हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप इसे कहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ओपीएस के इस मुद्दे को कांग्रेस ने खूब भुनाया और इसका सीधा फायदा भी कांग्रेस को मिला के। इसके अलावा जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां भी ओपीएस बहाली की प्रक्रिया जारी है। लेकिन केंद्र के साथ रार इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि निर्मला सीतारमण ये कह चुकी हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री ये कह चुकी हैं कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को नहीं दिया जाएगा अगर ओपीएस बहाली की दिशा में वो काम करती हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो अदालत भी जा सकते हैं। तो ये जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। एक तरफ कर्मचारियों की मांग है, दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी है। चलिए बात करेंगे ओपीएस को लेकर। आज का जो मुद्दा है ओपीएस का, क्या ये संभव है? हरियाणा की जब आप बात करते हैं, क्या ये मांग जायज है? सरकारी जो कोष है, खजाना है, उस पर कितना अतिरिक्त बोझ हो सकता है, इसे लेकर हम बात करने वाले हैं। इसमें कर्मचारियों का हित कितना है, राजनीति कितनी है, ये भी चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं वंदना पोपली जी, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, विवेक चौधरी जेजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता रजवंत डहीनवाल जी और साथ ही कर्मचारी नेता विजेंद्र धारीवाल जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े गए। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से। पोपली जी, क्या पूरी तरह से स्टैंड क्लियर है कि आप लोग ओपीएस बहाली के साथ नहीं है या इसके पक्ष में नहीं है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए? ज्योति, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए ज्योति, इस समय मुझे लगता है कि मुद्दा ये है सोशल सिक्योरिटी का, कि कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो उससे सोशल सिक्योरिटी पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और कुछ एक चीजें सामने आ रही हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपने एक बड़ा अच्छा यहाँ पर हेडिंग भी डाली कि पेंशन पर सियासी टेंशन। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सियासी टेंशन ही है। और इसको कैसे ये सियासी टेंशन है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप इस चीज को समझिए, हुड्डा जी कहते हैं कि ये तो एक लाइन का फैसला है। ये एक लाइन का फैसला कैसे हो? ये अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम को हुड्डा जी ने स्टार्ट किया।
अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर में भी बाकी स्टेट्स को समझाने का काम जो है वो कांग्रेस सरकार ने किया। इनके जो वित्त मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को बुलाकर बिठाकर समझाते थे कि एनपीएस किस प्रकार से अच्छी है, ओल्ड पेंशन स्कीम को अब इसको खत्म कर देना चाहिए और आने वाले समय के लिए एनपीएस लेकर आनी चाहिए। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं झुंझुना देने का काम कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वन लाइनर सोल्यूशन है ये एक लाइन का सोल्यूशन कैसे हो सकता है जब अभी ये मालूम ही नहीं कि जो कर्मचारियों के खाते में एनपीएस का पैसा है वो कहाँ जाएगा, क्या इनके पास आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। हमने इस चीज को भी देखा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सेंटर से कहा कि हमारे को जो एनपीएस का पैसा है जो कर्मचारियों का वो हमें दे दिया जाए। सबसे पहले कर्मचारियों का पैसा किसी सरकार को कैसे दिया जा सकता है? ज्योति, आपके अकाउंट में कुछ पैसा जमा हुआ है, क्या वो मेरे अकाउंट में मेरे को सरकार निकाल कर दे सकती है क्या आपकी परमिशन के बिना? और उसके बाद उसका क्या यूज होगा, सही यूज होगा या नहीं होगा, सरकार अपने लिए यूज कर देगी, ओल्ड पेंशन स्कीम देगी नहीं देगी, इस तरह का कोई मैकेनिज्म अभी तक मुझे लगता है कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई है। एक और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, एक एक्ट है दैट इज PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है। इसमें 2013 ईयर पे मैं स्पेशली बोल रही हूँ, ईयर को ध्यान से सुनिएगा, ये कब बना था? 2013 में। और ये एक्ट क्या कहता है कि एनपीएस का पैसा सरकारों को देने का या वापस देने का कोई भी प्रावधान इस एक्ट में नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एनपीएस का पैसा तो हमें मिल जाए, हम उसको इस्तेमाल कर लें। अब कहाँ इस्तेमाल होगा, हमने बहुत अच्छे से देखा पिछले सालों में कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारें जो पैसे का इस्तेमाल करती हैं, और उसके बाद जब बारी आए कर्मचारी को देने की तब देखी जाएगी। ये 14 साल 15 साल बाद होगा, तब उसको बाद में देखेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगी ज्योति आपको, कि ये कहते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ में हमने न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम हटा दी है। एक इनका जिला है महासमुंद, इनसे पूछा गया कर्मचारियों से, टोटल उससे कर्मचारी हैं 11,661 जो कि सरकारी कर्मचारी हैं। इनसे पूछा गया कि आप में से कितने जो लोग हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं या न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं, उसको आप फिल करके बता दीजिए। उसकी तारीख थी 24 फरवरी, लास्ट तारीख थी 24 फरवरी। मेरे पास जो डेटा है आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। जो 84 कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है, 10,183 ने कहा हमें एनपीएस में रहना है। क्योंकि ये क्या लेकर आए हैं मैकेनिज्म, ये क्या कह रहे हैं कि जो एनपीएस का पैसा है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपकी 17 साल 18 साल 20 साल जितने की भी नौकरी हो गई है, आपने अभी तक जो जमा कराया है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। जब आप रिटायर होंगे तब हम देखेंगे, अब आपकी नौकरी की जो पेंशन की गिनती है वो नई से शुरू हो जाएगी। तो ये एक लाइनर फैसला कहीं से भी नहीं है, ये कर्मचारियों को बताना भी पड़ेगा। इसलिए हरियाणा में एक कमेटी बनाई गई है कि बैठकर चर्चा करें। सोशल सिक्योरिटी हम सभी चाहते हैं कि कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क है तो उसको दूर करना चाहिए, इसलिए कमेटी बनाई गई है कि अगर कुछ चीजें हैं तो उसमें बदलाव हो सकता है या कुछ और लाया जा सकता है, इससे बैठकर वो बात कर रहे हैं। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए गर्ग साहब, पहली बात तो ये वन लाइनर फैसला तो कम से कम नहीं है, बीजेपी का ये कहना है। और दूसरा, पहली नजर में दिखता है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आपकी सरकार में हुड्डा साहब के पहले कार्यकाल में ओपीएस को खत्म किया जाता है, मनमोहन सिंह इसके फायदे गिनवाते हैं, सीएम भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, पोपली जी की ओर से भी पैनल पर कहा गया। तो अब चूंकि आप लोग विपक्ष में हैं, अब चुनाव करीब आ रहे हैं, अब कांग्रेस को लगता है, हुड्डा साहब को लगता है कि वन लाइनर फैसला है, ओपीएस को बहाल कर दिया जाए। ज्योति जी, आज की डिबेट से ऐसे लगता है मेरी छोटी बहन जो वंदना जी है, मनोहर लाल जी को उसको सलाहकार नियुक्त कर देना चाहिए, ताकि वो सभी कर्मचारियों को अच्छी तरह ढंग से समझा सके। हमारे को समझाने का कोई फायदा नहीं, जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत है। भी ओल्ड पेंशन का फायदा नहीं है, ओल्ड पेंशन नुकसान है, नहीं पेंशन बढ़िया, उनको समझाओ जो हकीकत में जो ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत कहा गया है, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ। मैं तो आपकी तरक्की, छोटी बहन, मैं तो आपकी तरक्की सोच रहा हूँ। मैंने आपकी तरक्की की बात की है कि हमारी बहन की तरक्की हो, हमें भी खुशी होगी, हमारी छोटी बहन तरक्की करेगी।
आप हुड्डा जी के सलाहकार नहीं थे, आपने सलाह नहीं दी कि एनपीएस मत शुरू करो, ये खराब है। उस समय सोच अलग थी, आज सोच अलग है। उस समय का चांस था, आज चांस सोच अलग है। आज झुंझुनू आज झुंझुनू आज राजनीतिक आज कैसे भी करके हरियाणा में आप बहुत बोल लिए और बहुत चिल्ला लिए। सुन लो जहाँ हुड्डा जी की बात करो ना, हुड्डा जी के मैं तो सलाहकार पहले भी था, आज भी हूँ, चिंता ना करो, मेरी सलाह मानने भी गई। आप और सुन लो बात, दूसरी बात सुन लो। आप जो टेलीफोन पे या टीवी में लंबी लंबी बातें फेंक रहे हो ना, ये अच्छी थी, वह घटिया है, वो बढ़िया नहीं है, वो कांग्रेस बुखारी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, दावे के साथ कहता हूँ, आप एक बार ज्यादा चुप हो जाइए या मैं चुप हो जाऊँ, आप बोल लो पहले। जहाँ कांग्रेस का राज है तीनों स्टेट के अंदर, हमने जो अपने वायदा किया था, हमने एक कलम से हिमाचल में ले लो, हिमाचल में पहले मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले मंत्रिमंडल में फैसला मतलब ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का लिए आपके सामने है। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी हमने लागू की है। यहाँ तक पंजाब सरकार ने आप पार्टी की है, दिल्ली में भी ये लागू है। तो हरियाणा में क्या हो गया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक तरफ कमेटी बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो कर्मचारी अपनी मांग मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर निहत्थक लाठीचार्ज कर रहे हो, आंसू गैस की गोले फेंक रहे हो, इससे बड़ी शर्म की बात सरकार। आपने तो गोलियां चलाई, सुनो आप क्या आपने तो गोलियां चलाई थी, भूल गए क्या? आपने एक हफ्ता पहले तो आपने पिटा, फिर कल आपने सरपंचा को ले लो, सरपंचों का कैसे दौड़ा पिटा, समझो। अरे आपने तो गोलियां चलाई थी, वो भूल गए क्या? लोगों को मारा था, वो भूल गए क्या? कामों के सरपंच शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सरपंचों पर लाठीचार्ज करते हो और फिर आप बात करते हो, आप बोलने जोगे भी नहीं हो। दूसरी बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर कांग्रेस का राज आएगा 2024 के अंदर पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल में हम लागू करेंगे। नहीं, दर्शक ऐसे नहीं सुन पा रहे हैं। वंदना जी, गर्ग साहब, मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ आप लोग क्या बात कर रहे हैं। आप लोग प्लीज एक एक करके बोलें। गर्ग साहब, आप ये बताएं कि कैसे वन लाइनर फैसला है। अब आप लोग एनपीएस का पैसा मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, और ये कानून है कि राज्य सरकारों को नहीं दिया जाएगा, उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो क्या ये इतना आसान है, इतना सरल है जिसको कांग्रेस पेश कर रही है जिस तरीके से? बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल 100% आसान है। इनकी नीयत ठीक हो तो सब में ठीक हो सकता है, जिसकी नीयत ही खराब हो। मनोहर लाल जी बार बार वो कहते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना लागू नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्या बात है? आप लोगों ने ओपीएस को खत्म किया तो आप लोगों से तो गलती हुई, आप लोगों की तो गलती हुई, आप लोगों को अनुभव हुआ कि ये गलत है। रिजल्ट आपने देखे। बिल्कुल, अगर सीएम साहब या फिर गठबंधन की सरकार इसे बहाल नहीं करना चाहती तो इनकी नीयत खराब है। अगर ये बहाल नहीं करते तो इनकी नीयत खराब है। आप लोगों ने अगर कुछ किया तो आप लोगों को पता नहीं था कि इसके रिजल्ट सच्चे नहीं होंगे। देखिए, तो ये कैसे हो सकता है? या तो आप लोगों की भी नीयत खराब थी, आप लोगों ने खत्म किया। इनकी क्या आप लोगों की नीयत खराब नहीं थी? सुनो ज्योति में कोई खराब नहीं, कमाल करते हैं आप। सुनो, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। जबकि जब जेजेपी ने जब चुनाव में वायदा किया हमारी सरकार बनती हम ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, आज जेजेपी हट गई, मनोहर लाल जी नाट रहे हैं। 2004 के अंदर वाजपेयी सरकार, बीजेपी की सरकार में वाजपेयी जी ये कानून लेकर आए थे, उसके तहत राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं था, राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था, राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था। अप्रैल 2004 में केंद्र के कर्मचारियों के लिए आया, जनवरी 2006 में हुड्डा साहब लेकर आए हरियाणा के कर्मचारियों के लिए आया, बिल्कुल लेकर आया। मैं उसको अपनी भूल मानता हूं और मैं कह रहा हूं, हुड्डा साहब ने भी कहा है
वो हमारी कहीं न कहीं भूल रही है और हम उस भूल को पूरी तरह से पहली कलम के अंदर, पहले मंत्रिमंडल के अंदर इसको हम लागू करेंगे। इस बात को चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन कमाल की बात ये है 2006 से लेकर 2013 तक पता नहीं चला कांग्रेस को कि ये भूल गए। सरकारी कर्मचारियों लाठी चार्ज करते हैं, आंसू गैस के गोले दाबते हैं। 2006 से लेकर 2013 तक आप लोग नहीं समझ पाए कि भूल हो गई आप लोगों से। अब विपक्ष में बैठे हैं तो पता लगा है कि ये भूल गए। उसके बाद भी तो आप लोगों ने रिपीट किया था, तब भी नहीं समझ आया कि भूल हो गई है। चलिए मैं अभी चर्चा को आगे ले जाऊंगी। दूसरे भी प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहली कलम से लागू नहीं किया। दूसरे भी प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं। जज साहब काफी टाइम दिया आपको, अभी आप धैर्य से सुनिए। हिमाचल के अंदर पहली कलम से सरकार मंत्री पहले मंत्रिमंडल में लागू किया। तो बात तो ये है ना कि ये चुनावी मुद्दा हो गया और इसी बात को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। विवेक जी, कोई आप लोगों का भी नहीं, ये तो खट्टर साहब बनाते मुद्दे। ये मुद्दे खट्टर सरकार ही पैदा करती है, गुमराह करती है, एक तरफ नाटते हैं। साहब बोलने का काम करो। ये मुद्दा खट्टर साहब ने पैदा नहीं करे, मुद्दा साहब ने पैदा करे था। बजरंग दास जी, हरियाणा में तो ये क्रेडिट आप लोगों को जाएगा। हरियाणा में तो ये क्रेडिट आप लोगों को जाएगा ही जाएगा। साहब ने पैदा कर दिया। मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ना होगा। बजरंग दास जी, आप ही नहीं बोलते रहेंगे। विवेक जी, आप लोगों ने भी चुनावी मुद्दा बनाया था। जब आप कांग्रेस को लेकर कहते हैं तो आप लोगों ने भी वादा किया था, लेकिन अब डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि हम एनपीएस में ही थोड़ा बदलाव कर देंगे, 4% का जो गैप है उसे कर दिया जाएगा। तो ये अब एनपीएस में बदलाव, चुनाव से पहले कहा गया कि ओपीएस को बहाल किया जाएगा। ज्योति जी, चुनावी घोषणा पत्र को आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। चुनावी घोषणा पत्र में बहुत साफ स्पष्ट लिखा था कि एनपीएस की सुविधाएं ओपीएस की सुविधाएं दी जाएंगी। और उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताने का काम किया कि सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश, पूरे देश में अगर कोई दे रहा है तो हरियाणा प्रदेश। और आज के दिन बातें तो की जा रही हैं ज्योति जी। अभी बजरंग जी बहुत कह रहे थे और हुड्डा साहब ने भी कहने का काम किया, पहली कलम से कर देंगे, पहली कलम से। आप फॉर्मूला तो बताइए। आपने ही ज्योति जी बताने का काम किया आपके पैकेज के अंदर कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, आपने बताने का काम किया। और अगर ये कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया, राजस्थान में इन्होंने क्या किया, अभी मैडम ने बताने का काम किया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में इन्होंने, और राजस्थान में क्या कर रहे हैं। ये राजस्थान में एक चीज कही जा रही है कर्मचारियों को कि जो पुराना पैसा है उसे भूल जाइए, नए सिरे से आज से आपकी पेंशन लागू होगी। ये कौन सा फॉर्मूला है, आप ये बताइए। आज गर्ग साहब यहाँ टीवी में बैठ के बता रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं, आप फॉर्मूला बताइए। आप खट्टर साहब का रोक तो लगा रहे हैं, खट्टर साहब ने पैसा नहीं किया, खट्टर साहब ने पैसा नहीं किया। ये मुद्दा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैदा किया। सुनने का काम कीजिए, करने आ जाते हो, सुनने का काम कीजिए। मैं आपसे पूछेंगे नहीं, आपने तो कहने वाले आप फॉर्मूला बताइए। में 4% बढ़ा देंगे, हमारी चलती नहीं है, आपके पास कोई फॉर्मूला है, हमें बहुमत नहीं मिला है, कभी कहता हमारे मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, आपके मंत्री कुछ कहते हैं, घर में सलाह कर लो, जेजेपी सलाह कर लो, 10 विधायक एक मत तो राजस्थान में क्या किया आपने, उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं आपने, बताने का काम कीजिए। बरवाला विधायक आपके कोई आपका विधायक कुछ कहता है, आप कुछ कहते हो, आपका मंत्री कुछ कहता है, आपको पता होता नहीं बोलते रहते हो। हमारी जान से कुछ कहती है, उसको बोला मोटिवेट कर, मुद्दे की बात कर रहे हैं, उदाहरण बनाता है। ये कर छत्तीसगढ़ में हो गया, हरियाणा में पता होता है कैसे लागू करेंगे, ये चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी। आपको समय दिया ना, चिल्ला चिल्ली आपको समय दिया सर, आपसे मैंने सवाल पूछे, आपसे सवाल पूछे। ज्योति जी मेरे बीच में सवाल जवाब वंदना कर रही थी, तो सवाल जवाब आपसे ही तो किए सर, मैं विवेक जी से भी कर रही हूँ। वो तो
अब सवाल जवाबों से भी परेशानी आप लोगों को। आप सुनिए प्लीज, आपको टाइम दिया गया था, आप धैर्य से सुनिए। विवेक जी आप हैं फोन लाइन पर। ज्योति आप जी, जल्दी, आप कांग्रेस को टारगेट ना करते हुए अपना तो उत्तर दें। जब ये कहा गया था कि ओपीएस की सुविधाएं दी जाएंगी, तो क्या ओपीएस की जो सभी सुविधाएं थी वो मिलेंगी? कर्मचारियों को कोई हिस्सा नहीं देना होगा? नहीं, कमेटी किस लिए बनाई गई नहीं, है? जो आप कमेटी जो अपना कह रहे हैं काम कि कर रही घोषणा है। पत्र के वादे का तो आपने जिक्र किया ना, कमेटी तो जेजेपी का वादा पूरा करने के लिए तो नहीं बनाई गई है। कमेटी में तो ये नहीं कहा गया है कि जो घोषणा पत्र में जेजेपी ने लिखा था हम उस पर विचार करेंगे। ये जेजेपी की कमेटी नहीं है ना सर, ये तो सरकार की है। ज्योति जी, सरकार कमेटी बनाई किस लिए गई है? बीजेपी एनपीएस की तारीफ करती है, सीएम एनपीएस की तारीफ करते हैं, तो कमेटी का आप क्या हवाला देते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, आप अगर सुनेंगे, पहले तो बजरंग दास जी सुन रहे थे, अब आप नहीं सुन रहे। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही है, कमेटी जब बनाई गई, कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या था? जब मुद्दा उठाया गया कर्मचारियों द्वारा, सरकार ने तुरंत कमेटी बनाई। कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या है? जो सुविधाएं ओपीएस की थी, मैक्सिमम सुविधाएं एनपीएस में कर्मचारियों को दी जाए। इसके अलावा ये बातें तो कर रहे हैं, मैंने एक ही बात पूछी है इनसे कि फॉर्मूला तो बताइए। फॉर्मूला इनके पास कोई है नहीं, सिर्फ हवाई बातें है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कमेटी पॉजिटिव सोच लेके चलिए, कमेटी अपना काम करेगी और जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए, इनकी सोच के मुताबिक कुछ नहीं होगा, जो ये सोच लेके चल रहे हैं। अगर इनको इतना ही वो है, इन्होंने पहले लागू क्यों की? अभी कह रहे थे खट्टर साहब ने मुद्दा पैदा कर दिया। मुद्दा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैदा किया था। आज के दिन कर्मचारी भी समझ रहे हैं, कर्मचारी देख भी रहे हैं, और कर्मचारी बैठक का हिस्सा भी बन रहे हैं, और आने वाले समय में इसका निपटारा भी हो जाएगा। पर कांग्रेस अगर कहती है कि मुद्दा किसी ने पैदा किया, तो मुद्दा पैदा करने वाली कांग्रेस ही है और कोई नहीं। क्यों राजस्थान में कर्मचारियों के पैसे खाने का काम कर रहे हैं? क्यों हिमाचल में कर्मचारियों के पैसे खाने का काम कर रहे हैं? बताइए कि हाँ, जब से कर्मचारी नौकरी पे है तब से हम ओपीएस लागू करेंगे। क्यों कहते हैं कि एनपीएस के पैसे नहीं देंगे? एनपीएस के पैसे कहाँ देंगे? आप बताइए ना, राजस्थान में क्या कर रहे हैं, हिमाचल में क्या कर रहे हैं? आपके पैसे खा रहे हैं, अपने राजस्थान और हिमाचल बारे पता कर लीजिए, बिना फैक्ट के ना बैठा कीजिए, आप पता कीजिए क्या हो रहा है। चलिए, इंतजार कर रहे हैं, इनका पहला उत्तर भी हमें नहीं हो पाया। गर्ग साहब, आज आप क्या सोच कर आए हैं? आप किसी को नहीं सुनेंगे? नहीं सर, ये केवल टाइम बर्बाद करना है सर, आप मेरी परेशानी भी समझिए। सरकार पैसे खा रही है। गर्ग साहब, तो आपको समय दिया जाएगा ना, आप नहीं बोलते रहेंगे ऐसे। आपसे निवेदन में कर रही हूँ, आप सुने अभी। इनेलो कैसे देखते कर्मचारियों की इस मांग को? रजवन जी। दोनों तीनों प्रवक्ताओं से निवेदन है, मैं बात करूं तब तक पानी पी ले, ठंडे हो जाएंगे। और मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज जो माहौल है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का चल रहा है। जनता के जो समस्याएं हैं उन पर किसी प्रकार का कोई नहीं है। अभी बात चल रही थी ओपीएस की। ओपीएस की जब बात आ रही थी तो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रही थी कि कुछ परसेंट कर्मचारियों ने कहा कि हम एनपीएस और ओपीएस में रहना चाहते हैं, और कुछ बाकियों ने ये कहा कि हम एनपीएस में रहना चाह रहे हैं। ऐसे ही ये सरकार एक आंकड़े लेके आती है हर जगह, जितने भी आंदोलन हुए हैं। हरियाणा प्रदेश को अगर आंदोलन का प्रदेश कहे तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण है उसका, अगर किसान आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि कुछ किसान बैठे हैं, बाकी तो खेतों में है। अगर मेडिकल के छात्र आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कुछ बैठे हैं, बाकी तो हॉस्पिटल में है। अगर युवा करते हैं, कर्मचारी करते हैं, तो कुछ की आ जाती है। सरपंचों की बात आई तो बोला कुछ सरपंच बैठे हैं, बाकी तो अपना काम कर रहे हैं। यही है ना हकीकत। लेकिन उसके बाद जैसे गर्ग साहब ने, सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने माफी मांग ली कि भाई हमारे से गलती होगी, 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये ऐसा काम कर दिया तो माफी मांग ली। ऐसे ही बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी माफी मांगनी चाहिए, जेजेपी के प्रवक्ताओं को भी। जी हाँ, कारण है उसका, क्योंकि जेजेपी का चुनावी वायदा था ये कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे, और अब ये यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं एनपीएस बेहतर है। ऐसे ही जेजेपी वाले, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो सेंटर में किया था और कांग्रेस इसको लेके आई थी। तो गलती कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से, कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं है। आज हमारा मुद्दा यह है कि इसको समाधान कैसे निकाला जाए, और समाधान इसका यही है कि अगर कर्मचारियों की, जो जिस प्रकार गर्ग साहब ने कहा है कि हमें तो समझ में आ गया कि हमारी गलती क्या है, शायद बीजेपी को भी समझ में तो आ रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, और कई बार प्रवक्ताओं की भी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि इनको तो कहना पड़ता है कि जी सही है, और आज हकीकत में वही हो रहा है। इनको भी पता है
अगर आज वंदना पोपली जी को अगर ओपीएस में आना होता ना, तो मजबूरी इनकी भी है, ये ओपीएस का भी बेनिफिट नहीं बता पाती, इनकी मजबूरी है क्योंकि ये बीजेपी की प्रवक्ता है, ये अपना बेनिफिट बोल के और इनको बीजेपी का गुणगान करना पड़ता है, बिल्कुल वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और भी थी, एक भी कोई ऐसा बेनिफिट इन्होंने नहीं बताया, ये बात हवा हवाई कर रहे हैं कि उन्होंने वहां का रिकॉर्ड पेश कर दिया, उन्होंने वहां का रिकॉर्ड पेश कर दिया, कोई भी जो कर्मचारी है उनकी बात नहीं कर रहे। आज से पहले जितने भी मामले आए हैं सब में इन्होंने सफाई देने का काम किया है, कांग्रेस या विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है। अभी बात क्या चल रही थी, बोला आपके समय में इतनी लाठियां लगी, हमने तो कम मारी है, आपने भ्रष्टाचार ज्यादा किया, हमने कम किया है। ये कोई बातें हैं? तर्कशील कोई तर्कसंगत बात करे तो हम भी मानेंगे कि हाँ कोई एक ऐसी सरकार आई है जो जनता के कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आज जनता का कोई काम नहीं है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज मीटिंग की बात चल रही थी ओपीएस की, जिन कर्मचारियों को जो बेनिफिट मिलना है वो कर्मचारी उन्हीं को तो पता है ना कि हमें क्या बेनिफिट मिलना है। सरकार के जो नुमाइंदे जो वायदा करके आए थे आज वो भी उस पर ज्ञान दे रहे हैं। मतलब उस समय क्या, जब दुष्यंत चौटाला जी जब ओपीएस की बहाली के लिए मांग कर रहे थे और जब सरकार में आ गए तो अब उनको पता लग गया कि ओपीएस अच्छी नहीं है, एनपीएस अच्छी है, और जैसे ही वो सत्ता से बाहर होंगे वो ओपीएस के गुणगान करेंगे। जैसे वो कुछ ऐसा बता रहे कि कर्मचारियों को भी फायदा हो जाए और सरकार को भी नुकसान ना हो, जो उनका दावा है उसके मुताबिक मैं ज्योति जी यही तो बात कह रहा हूँ ना कि उसका मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान देने का काम कर रहे हैं ना। ठीक है। अगर मेरे को आज मैं कह रहा हूँ कि ओपीएस अच्छी है तो सरकार आए तब भी अच्छी है और ना आए तब भी अच्छी है, ये तो तभी होगी ना। लेकिन अगर ये थोड़ी है कि सरकार में बैठने के बाद हम इनको ज्ञान देंगे कि नहीं आप इस तरह से काम करो, आपके लिए ये फायदेमंद होगा, जैसे किसानों को ज्ञान दे रहे थे। सारा ज्ञान सरकार के नुमाइंदों को है आज बाकी जो आंदोलन कर रहे हैं जिनकी समस्या है उनको किसी प्रकार की कोई समझ नहीं है। ठीक है, पोपली जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन धारीवाल जी भी हमारे साथ हैं। अभी मैं आती हूँ धारीवाल जी से, हम पहला उत्तर ले लें। क्या रहा आज बैठक में आपसे जाने के लिए? ज्योति जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज जो हमारी बैठक हुई 19 के हमारे प्रदर्शन के बाद, जैसे मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई थी, वहां पे ये हुआ था कि 3 बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित कर देते हैं, उस कमेटी में आंकड़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हुआ वही जो पहली बैठक के अंदर हुआ था। हम अपना हर आंकड़ा लेकर वहां पर पहुंचे, हमने अपनी हर बात को, एनपीएस की जो खामी है हमने वो हर चीज कमेटी के सामने रखी। लेकिन वहां से फिर वही जो पहली मीटिंग के अंदर जवाब आया था कि अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम अगले सप्ताह फिर मीटिंग कर लेते हैं, फिर आंकड़े ले आते हैं। मतलब ये एक कमेटी तो गठित कर दी गई, लेकिन समाधान की तरफ बढ़ने की बजाय वो बार बार कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े नहीं, इस तरह के बहाने देने का काम कर रही है। कर्मचारी चाहता है कि समाधान हो, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ 2004 और 6 के अंदर, उस खिलवाड़ को बदला जाए। और जो ये हमारे ऊपर एक जो एनपीएस जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं ज्योति जी कि एनपीएस कोई पेंशन पॉलिसी नहीं है। इसके अंदर एक पेंशन वर्ड डालकर इसको भ्रमित कर दिया। एनपीएस केवल एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें कर्मचारियों के वेतन का 10% और सरकार जो अपने खजाने से आम जनता के टैक्स का पैसा है 14%, उसको एनएसडीएल के माध्यम से बाजार में केवल इन्वेस्ट करता है। उसमें पेंशन का तो प्रावधान ही नहीं। और जब 60 साल की उम्र के बाद जो टोटल कॉर्पस है उसका 60% कर्मचारी को देने के बाद 40% जो हमारा अमाउंट बच जाता है उसकी भी पेंशन पॉलिसी खरीद कर दी जाती है। और उस पेंशन पॉलिसी में एक निश्चित रिटर्न के ऊपर हमें उसका केवल ब्याज मात्र, मतलब हमारे ही कॉर्पस का जो पेंशन पॉलिसी जो खरीद कर देगी उस कॉर्पस का केवल ब्याज हमें पेंशन के तौर पर दिया जा रहा है। मतलब इसको पेंशन पॉलिसी किस तरह से जस्टिफाई कर सकती है सरकार? इसीलिए हमारा ये संघर्ष है कि भी हमें पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन नीति में हमें मिलती थी, मेडिकल की सुविधाएं मिलती थी, डीए का लाभ मिलता था, अन्य जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं हमें जो की क्यों मिले। इसको लेकर जननायक जनता पार्टी ने भी हमसे वादा किया था, सरकार भी अब कह रही है हम कमेटी में इसका निर्णय लेंगे। लेकिन एक तरफ सरकार कमेटी गठित कर रही है, दूसरी तरफ उनके प्रवक्ताओं के और जो मुख्यमंत्री जी के बयान आ रहे हैं वो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित किए आ रहे हैं कि नहीं इससे तो आर्थिक भार बढ़ेगा। हम बार बार ये कमेटी के सामने भी रखा कि हमारे सामने आंकड़े तो पेश करो कि कितना आर्थिक भार बढ़ेगा, लेकिन अभी तक कोई आंकड़ा ना हमारे साथ आया है। हमने 1985 से लेकर आज तक के सारे आंकड़े सरकार के सामने रखे कि जितना हमारा रिवेन्यू बढ़ा है उसकी एवज में जितना जीडीपी का आपने जिक्र किया कि वादा तो किया था, लेकिन अब जो कह रहे हैं डिप्टी सीएम उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए
डिप्टी सीएम ने चुनाव से पहले हमें खुद दिल्ली उनकी निवास पर बुलाकर हमारे से मीटिंग की थी। वहां पर क्लियर कर दिया था कि ना तो वहां पर कोई बदलाव की बात हुई थी, ये बात थी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार तो उसी टाइम हम जो की तो आपकी पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर देंगे। और बहाल करना तो छोड़िए, आज तक 2019 से लेकर और आज 2022 तक डिप्टी सीएम ने हमारी इनके साथ एक बार तक वार्ता तक करना उचित नहीं समझा। तो हम किस तरह से मान लें कि वो हमारी बात को हमारे लिए प्रयासरत है या सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। ठीक है, पोपले जी आपको कुछ कहना था प्रवक्ता की बात पर। साथ ही बाजार आधारित है ये पूरी तरह से, और अब तो चूंकि कांग्रेस ही कहती है अडानी ग्रुप का जो मामला चल रहा है बाजार वैसे ही डाउन है, तो कर्मचारी क्यों भुगते हैं, कर्मचारी क्यों नुकसान उठाए, पहली बात ये। और साथ ही धारीवाल जी कहते हैं कि सरकार केवल टाइम खींच रही है, केवल समय की बर्बादी है। जब कमेटी गठित की गई थी तो रिसर्च करके आते, डेटा के साथ आते, आंकड़े कुछ पेश किए जाते, लेकिन कोई काम नहीं किया गया था। देखिए, सबसे पहले विजेंद्र जी की बात का मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वही मार्केट में डाला जा रहा है। तो आपको बता दूं, सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होता है। मुझे लगता है इसको भी क्लियर करना चाहिए। सरकार का अधिक 14% सरकार डाल रही है। कंट्रीब्यूशन है वो हम बता चुके हैं जी, और ये केवल इन्वेस्टमेंट प्लान है, पेंशन पॉलिसी को बोल ही नहीं सकते। सुन लीजिए, हो गई आपकी बात, हो गई। आप सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट में की जा रही है, 9 योजनाओं में इसकी इन्वेस्टमेंट की जा रही है जिसका रिटर्न आपको मिलता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन बैंकिंग सिस्टम पे भी लगाएंगे। बैंक कैसे क्या करता है, आपका जो पैसा है वो जमा करके उस पर इंटरेस्ट देता है, और उसी पैसे का जो 70% शेयर है, 70% उस पैसे को वो डाल देता है दूसरों को लोन देने में या बाकी योजनाओं में, और उसके बदले में जो पैसे हैं वो आपको विद इंटरेस्ट वापस दिए जाते हैं। अब आप कहोगे जो लोन ले गए वो वापस नहीं करे तो हमारे पैसे डूब गए, तो वहां पे तो जिम्मेवारी किसकी होती है, बैंक की होती है ना आपको पैसे देने की, कि वो आपको पैसे वापस देगी। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में उसको फ्री छोड़ दिया कि आपका पैसा डूबता है तो डूब जाए, उठता है तो उठ जाए। तो मुझे लगता है लेकिन कोई गारंटी भी तो नहीं है ना। बहुत सारे कर्मचारियोयों का कहना है कि बहुत कम अमाउंट में मिलता है, उस पर भी कोई जवाबदेही नहीं है। पैसा नहीं डूबता, किसी का पैसा नहीं डूबता, ये हम जानते हैं। और 60% ये कह रहे हैं कि पेंशन स्कीम नहीं है, ये बार बार बहकाने की कोशिश की जा रही है। 60% आपको रिटायरमेंट होते ही मिल जाता है, और बाकी जो 40% है उसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, और वो मंथली मिलना तो पेंशन ही तो बोला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अभी मैं सुन रही थी प्रवक्ता इनेलो को, उन्होंने कहा कि आप डेटा दे देते हैं, आप बता देते हैं कि थोड़े से लोग हैं। पहली बात, ये मैंने आपको जो डेटा दिया है ये बताया है कि कांग्रेस इसको लागू तो कर रही है। मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया कि कांग्रेस कह रही है हम इसको लागू तो कर रहे हैं, लेकिन क्या रीजन है कि कर्मचारी इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं दे पाए। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बता दें कि एनपीएस का पैसा कैसे वापस आएगा जो मार्केट में है, और वो पैसा नहीं होगा तो किस प्रकार से ये पेंशन देंगे, इनेलो के प्रवक्ता बता दें, उनको ज्यादा जानकारी है। तो ये किस प्रकार से क्या मैकेनिज्म बैठेगा कि हम किस प्रकार से देंगे। क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो नई अपॉइंटमेंट हो उनको ओपीएस दें, या पुरानी अपॉइंटमेंट है उनको एज इट इज रहने दें, या पुरानी अपॉइंटमेंट में एनपीएस का पैसा कैसे आएगा। तो ये एक वही बात है कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं है, इसमें सर्टेनली समय लगेगा, इसको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ पर उस पैसे की बात हो रही है, अगर 2004 में कोई अपॉइंटेड होता है और आज हम 2023 की बात कर रहे हैं, तो उसके 19 साल की नौकरी का जो पैसा जमा है उसका क्या होगा, उसके क्वेश्चन का जवाब ना कांग्रेस दे रही है ना कोई और पक्षी पार्टी दे रहा है। और ये सरकार से कह रही है सरकार दे दे, सरकार कैसे दे दे, वो तो योजनाओं में लगा हुआ है, जो रिटायर होगा उसको मिलता जाएगा। आप चाह रहे एकदम से हमें मिल जाए, और आगे तो हमने रहना नहीं है, हमें जो हमने पैसे उड़ाने हैं और जनता जल्दी जान जाएगी। और आपके पास तो एक चीज है, झोला उठा के निकल जाओगे, जनता कहाँ जाएगी। रजवन जी, आपने शुरुआत में कहा था मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं नहीं बोली ना, तो उसको भी आप मानिए कृपा करके। मुझे लगता है नहीं, मैं तो खाली यही पूछ रहा हूँ, आप तो झोला उठा कर निकल जाओगे, जनता कहाँ जाएगी। मैंने आपको कुछ व्यक्तिगत नहीं कहा, अगर आपको व्यक्तिगत कहती तो आप टोक सकते थे। आप सुनिए, दूसरी बात, यहाँ पर अभी बजरंग दास जी बार बार कह रहे थे कि हमने तो जी एक लाइन में दे दिया, पहली कलम से दे दिया। कितनों को दे दी ये बता दो, अभी तक कितनों को पेंशन दे दी उसका जवाब मुझे दे दो, और कैसे दोगे ये भी बता दो। लागू किया बहन जी, ये भी तो हिमाचल में सरकार बनी है, पहली कलम से मंत्रिमंडल में पास किया है, क्यों आप लोगों में बरकरार रहे हो। झूठ की दुकान ना चलाओ, आप लोग गुमराह ना करो, आप गुमराह ना करो, गुमराह तो बात कर रही हूँ, तो बोलना गुमराह ना करो, गुमराह करनी छोड़ दो, झूठ बोलना
छोड़ दो, देगी झूठ और मत आपने बोला क्या करो, थोड़ा कम झूठ बोल लो। आप वो क्या नीति लोग बताई ना, है, लोग कैसे ये आपको भूल हो गई लोग झूठ पार्टी बोलने लग जाएंगे। जीजा जी की भूल की माफी आसमानी मांग झूठ पार्टी नाम रख देंगे लोग आपका। राहुल गांधी पे माफी मांग लीजिए कि ऐसा नेता आपने कांग्रेस में दे दिया, वही माफी मांग लीजिए, जनता बहुत बड़े दिल की आपको माफ कर देगी। चलिए बात पूरी कीजिए वंदना जी। हो गया? अच्छा बात कंप्लीट हो गई आपकी? आप बीच में बोल रहे हैं जी। देखिए आप ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे, अभी भी कितने स्टेट्स ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी जिन्होंने बहुत लेट इसको ज्वाइन किया। अगर मेघालय की बात करें तो 2010 में, केरला 2013, छत्तीसगढ़ 2012, वेस्ट बंगाल में अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ज्योति, मैं मानती हूँ कि सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि जो हमारा विश्व बैंक है उसने क्या कहा है, उसने 4 बताए हैं। उसने कहा है कि अगर हमें विश्व बैंक पेंशन वैचारिक ढांचा नाम से उसने कहा कि 4 स्तंभ है जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो पेंशन दी जा सकती है। सबसे पहले शून्य स्तंभ, जिसमें गैर अंशदायी मूल पेंशन जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिसका नंबर उन्होंने दिया 0। दूसरा पहला स्तंभ जिसमें कुछ योगदान हो, दूसरा स्तंभ जिसमें व्यक्तिगत योगदान भी हो, साथ के साथ सरकार के द्वारा भी योगदान हो, और तीसरा यहाँ पर स्तंभ कहते हैं कि व्यावसायिक और व्यक्तिगत पेंशन, और लास्ट ये कहते हैं कि अनौपचारिक हो कि अपनी मर्जी से कर्मचारी जो है वो पेंशन को ले सकता हो। तो ये 4-5 तरीके हैं। बात यहाँ पर होनी चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी को हम कैसे और मजबूत कर सके। हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर स्टिक नहीं रहे, न्यू पेंशन स्कीम में कुछ प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करें, उसका सोल्यूशन निकाले। कमेटी इसलिए बनाई गई है, तो ये कमेटी बनाने का कारण यही है। ठीक है, आपने बता दिया कि कमेटी का मकसद क्या है और क्या काम करना है। धारीवाल जी आप बताएं कि राजस्थान की हम बात करें, अब एनपीएस का जो पैसा के जो फंड है उसको गहलोत सरकार मांग रही है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार इनकार करती है, साथ ही वित्त मंत्री ये भी कहती है कि राज्य सरकारें जहां जहां ओपीएस को बहाल कर रही है वो केवल अपनी देनदारियों को स्थगित कर रही हैं। कर्मचारियों को लग रहा है उनका फायदा होगा, अभी फायदा होगा भी या फिर नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। ज्योति जी नहीं मैं धारीवाल जी से एक बार इस बात का उत्तर लेंगे, फिर आ रहे आपके पास। धारीवाल जी आप हैं फोन लाइन पर? हाँ जी। जहां जहां कांग्रेस लागू कर रही है, बहाल कर रही है ओपीएस को, वहां जो एनपीएस का पैसा है वो केंद्र से मांगा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ही कहती है राज्य सरकारों को ये पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि एनपीएस ट्रस्ट और कर्मचारियों के बीच का है ये जो भी। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस वादे को या जो प्रयास किया जा रहा है कि हम ओपीएस को बहाल कर देंगे? और साथ ही एक और बात मैं ये भी जोड़ दूं, एक और बात की केवल राज्य सरकारें अपनी देनदारियों को स्थगित कर रही हैं और कर्मचारियों को लग रहा है कि उनका फायदा होगा ओपीएस बहाल होने से। 2 बातें। ज्योति जी, पॉलिटिकली पार्टी अब क्या सोचती है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी ये भविष्य की लड़ाई है और हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं सर, ये फिजिबल कैसे होगा, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। मैं भी एक नागरिक के तौर पर समझना चाहती हूँ कैसे फिजिबल हो पाएगा, सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ इसका होगा। हमारे पास देश भर के 5500 से ज्यादा कर्मचारियों की आरटीआई है जो हमने पीएफआरडीए से ली है, जो पहले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी थे और जो कोर्ट के माध्यम से उनको पिछली सर्विस का जब बेनिफिट दिया गया, एनपीएस से जब उनको ओपीएस का लाभ दिया गया तो पीएफआरडीए ने उनका पैसा लौटाया है। कर्मचारियों को उनका जो 10% है उसको जीपीएफ में कन्वर्ट किया, और जो विभाग का और सरकारी राज्य का पैसा उनको उन्होंने राज्य सरकार को दिया। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। और दूसरी बात, जो बार बार केंद्रीय वित्त मंत्री कह रही है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रावधान है, वो आरटीआई हम आपके सामने रख सकते हैं, हमने कमेटी के सामने भी रखा। ये प्रावधान है जो 5500 कर्मचारियों का पैसा आ सकता है तो बाकियों का क्यों नहीं आ सकता? हमारे भविष्य को राजनीतिक मुद्दा बना के हमारे भविष्य कानून तो अब तक ये है। अगर आप अदालत का जिक्र कर रहे हैं तो राजस्थान सरकार भी कह रही है कि हम अदालत भी जाएंगे अगर केंद्र सरकार पैसा एनपीएस का नहीं देती है। बिल्कुल कानून क्लियर है। जब कर्मचारियों का पैसा है, कर्मचारियों के वेतन से काटा गया है तो उसको कर्मचारी ही वापिस लेगा। और जब वो कर्मचारी और इस चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाकर उनके कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारें अगर इसे मांगेंगी और कर्मचारी कहेंगे कि हम लेंगे इस पैसे को,
बिल्कुल, वो कर्मचारियों का पैसा अगर राज्य सरकार के थ्रू आता है तो तब भी कर्मचारी के पास ही आएगा। हमारा हम तो केवल हमारा जो वेतन का 10% काटते हैं उसी को जीपीएफ अकाउंट में मांग रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होने के बाद। बाकी जो 14% है वो तो राज्य सरकार का पैसा, वो राज्य सरकार के पास ही जाएगा, हम उसको क्लेम भी नहीं करेंगे। 24% जो वेतन काटा गया उसका 10% ही कर्मचारियों का है, बाकी तो राज्य सरकारों का। ये आज नहीं तो कल ये पीएफआरडी को देना भी पड़ेगा। ये केवल एक राजनीतिक मामला बनाकर, और इसमें तीस कौन रहा है, इसमें तीसा तो कर्मचारी है, कर्मचारियों को तीसा जा रहा है, उसके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो हमारी तो एक मांग है कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर बता दूं, आज बार बार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं बीजेपी प्रवक्ताओं के पास कि ये कुछ कर्मचारी कुछ परसेंट है। तो मैं उनसे एक बार पूछ चाहता हूँ कि हमारी परसेंटेज तो इन्होंने बता दी कर्मचारियों की, लेकिन क्या उन्होंने विधायकों और सांसदों की परसेंटेज बताई जिनको लाखों रुपए में पेंशन दी जा रही है एक दिन की सदस्यता के बाद भी? क्या उन्होंने ये बता दिया कि हर बार की सदस्यता पर अलग पेंशन उनको दी जा रही है? क्या उन्होंने ये बताया कि लाखों करोड़ों की सुविधाएं उनको दी जा रही है? तो उससे क्या देश के ऊपर भार नहीं बढ़ता है? गरीब किसान मजदूर का बेटा जो पेंशन मांगता है, जिसके सेवा काल के दौरान वेतन ही एक उसका जीवन यापन का जरिया और सेवा काल के बाद पेंशन, क्या उससे ही देश के ऊपर भार बढ़ता है? और कहीं पर भी सरकार ये साबित नहीं कर पाई है, केवल और केवल उन लोगों से बयानबाजी करवाई जा रही है जो खुद पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं या सरकारी सुविधाओं के ऊपर अपना जीवन जी रहे हैं। तो इन चीजों को ऐसा बहकाना बंद करें। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो। और जैसा हमारी बहन जी बीजेपी प्रवक्ता उन्होंने बताया कि उदाहरण दे दिया कि बैंक में जो पैसा जमा है उसका रिटर्न आ गया, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्लान है और हमारे पैसे को जो ब्याज दिया जा रहा है, ब्याज को पेंशन कैसे आप कंसीडर कर सकते हैं? ब्याज के पैसे को चलिए आपका ये उत्तर तो हालांकि उन्होंने दिया था। मैं कांग्रेस से एक सवाल कर लूं। गर्ग साहब, पिछली बार ये मेरा प्रश्न बचा था कि 2006 में अगर आप लोगों ने फैसला लिया शुरुआत में जनवरी में, 1 जनवरी 2006, 2013 या 2014 की मिड तक भी अगर हम कहें तो आप लोगों की सरकार थी, तब हुड्डा साहब को नहीं लगा कि गलत फैसला हो गया, तब भी आप लोगों के पास मौका था, तब नहीं किया? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, 2004 के अंदर केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार थी, वाजपेयी ये कानून लेकर आए थे, उसके तहत तो कांग्रेस राज के अंदर ये रटी रटाई लाइन हम रोज बात को मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योति बोलने तो टांगा डाला आपने देश किसी का है, साथ बैंक में अकेला जीत गया, दुनिया लुटा गया, सरकार हो रही है, घोषणा करते बोलते अगला आपका मुख्यमंत्री में जीविका सारी जमीन में गड़बड़ रखा गया, कर लिया, घोटाले आप कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हैं दो तीन देश की जनता पर कर्जा ला दिया, ये हरियाणा की नौ सरकार है, हरियाणा की जनता पर कर्जा लाकर लड़ाई खाना काम किया, ये बोलते हैं बोलने किसी को नहीं है। क्यों नहीं करते? विवेक जी आप सुन लीजिए, आपसे भी मैं सवाल पूछूंगी। मेरे टाइम में इन्होंने जो किया मैं इनको तो सर आप लोग ऐसे बदला लेते रहेंगे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इनसे एक ही बात पूछिए, क्यों नहीं राजस्थान में एनपीएस के पैसे कर्मचारियों को दे देते, क्यों नहीं हिमाचल में एनपीएस के पैसे कर्मचारियों को दे देते? बात पूछना चाहता हूँ, ज्योति जी ये बोलते रहेंगे, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बाद में पूछिए, मेरे से क्या पूछेंगे? उनसे हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे? अरे रहने दे, तुमको क्यों नहीं दे रहे? तुमने तो मार खाए जाओ, तारे लोग भट्ठे मारेंगे, भट्ठे गांव में घुसाने देंगे। तुमने जो हरियाणा में जो तुम कर रहे हो, जो लोग सब लोग देख रहे हैं तुम्हें, कर्मचारी देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, देख रहे हैं। टॉपिक पर है, आप लोग विषय पर रहेंगे। आप अब नहीं बोलेंगे, आप सुनेंगे अभी। ज्योति जी आप अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगी, आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैंने इनको भी बोला था सर, बोला था मैंने, नोट करवा आपने फुजुल्ले को,
ज्योति जी अपनी जुबान सुधार के बात कीजिए। क्या मसला है आप शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। पूरे ओल्ड पेंशन के तहत किसी कर्मचारी के आप एक तो आप लोग विषय पर बात नहीं कर रहे और बजरंग दास जी आप इतने बड़े प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी साथी प्रवक्ता के लिए। क्या भाषा है सर, क्या भाषा है सर? ज्योति जी आप डिबेट को आगे नहीं चलने देंगे क्या? मैंने इनको बोला, मैंने इनको रोका भी, मैंने इनको टोका भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ओपीएस को लेकर बात करें तो आप लोग अभय सिंह ने सही कहा, सबसे बड़े चोर तुम हो। मैं कहता हूँ आपके चैनल में, मैं सही बोलता हूँ। पेट नहीं भरता, बकवास करते हो बार बार। एयरपोर्ट का लूट के खाली चलिए इन दोनों को म्यूट कीजिए, तुरंत दोनों प्रवक्ताओं को म्यूट कीजिए। रजन जी, अब कांग्रेस के वादे को कैसे देखते हैं कि चुनाव में जैसे ही जीते कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा कि ओपीएस बहाल की जाती है? जब सरकार में थे तो खत्म किया गया हरियाणा से, तो कम से कम देखिए सबसे पहली बात तो यही आती है ना कि कर्मचारियों की जो एक टीस है वो टीस में मैं बताऊंगा। और जिस प्रकार से जो कांग्रेस आज जो बात कर रही है, अगर कांग्रेस के जो लीडर है, जो शीर्ष लीडर है, अगर वो जनता के बीच में क्षमा याचना करते हैं और उनको दिल से एक रियलाइज होता है कि हाँ हमें हकीकत में गलती हुई है, तो इस चीज को राजनीति नहीं करनी चाहिए और सीधा सीधा उसका बेनिफिट बता के। दूसरी चीज, एक जो अभी हमारे कर्मचारी साथी एक बात कह रहे थे कि जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको लगातार इतनी बड़ी बड़ी पेंशन मिलती रहती है, 5 साल बनते हैं, उसके बाद दोबारा बनते हैं, फिर दोबारा पेंशन है, उनको तनख्वाह मिलती है। तो उनको कर्मचारियों की जो टीस है वो यही टीस है कि हम 20 साल 30 साल 40 साल तक सरकारी सेवाएं करते हैं और उसके बाद हमें तो पेंशन योजना का बेनिफिट नहीं मिलता, हमें तो एनपीएस में दे दिया जाता है। और जो विधायक है वो एक बार बन गया, 2 बार बन गया और उसको कंटिन्यू अगर इस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है तो कहीं ना कहीं वो उनकी टीस है। और वही लोग ये कहते हैं कि एनपीएस से ये फायदा है और ओपीएस से ये सरकार को या राजस्व का घाटा होता है। तो कर्मचारियों की जो टीस है वो जायज है। इस चीज आज समय की बर्बादी बहुत हुई है और मुझे खेद है कि आपको टाइम कम मिल पाया इसके चलते। विवेक जी, आपसे सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि कर्मचारी नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले वादा किया गया लेकिन सरकार में आने के बाद तो एक मुलाकात भी नहीं हुई कि आप लोगों को जो वादा किया था उसे हम लागू करेंगे। डिप्टी सीएम को लेकर कहा, जवाब दीजिए। ज्योति जी, अगर कोई कहता है कि सरकार में आने के बाद दुष्यंत जी से मुलाकात नहीं हुई तो मैं उसे सरासर गलत कहता हूँ। दुष्यंत जी से निरंतर लोग उनके घर पे मिलते हैं और रात को 10-10, 11-11 बजे तक लोग मिलते हैं। ऐसी अगर कोई बात कहता है कि दुष्यंत जी से मुलाकात नहीं हुई तो वो मैं गलत कहूंगा। दुष्यंत जी ने पहले भी एक बात कही और आज भी एक बात कह रहे हैं, जो सुविधाएं कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा दी जाए उसके लिए हम प्रयासरत हैं और तो उसी के लिए कमेटी तो नहीं है ना, ये थोड़ी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे, तो बीजेपी भी कह रही है, वो तो सभी दल कहते हैं। ज्योति जी ओपीएस भी तो कोई टाइम है ना जिसमें वादा किया गया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ घोषणा पत्र में क्या कहा गया। ओपीएस वायदा तो किया था, ओपीएस की सुविधाएं दी जाएंगी, ओपीएस की सुविधाएं देने की हम कोशिश में हैं और कर भी रहे हैं। जोर से मुद्दे को उठाया था, जोर से इस मुद्दे को उठाया था। सवाल आप पूछेंगे या दूसरा पूछेगा कोई? आज भी इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है ये। आप लोग खुद ही कल्चर चलाते हैं, खुद के टाइम में सबको दिक्कत है। देखिए क्या केवल समय बर्बाद कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वंदना जी आपसे आखिरी कमेंट हम चाहेंगे। हिमाचल में बड़ा फायदा मिला कांग्रेस को और यहाँ भी भुनाने का प्रयास किया। आप लोगों को नहीं लगता कि अगर ओपीएस बहाल नहीं किया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है 2024 में? नहीं, कोई नुकसान नहीं है और सबसे बड़ी बात, हम कर्मचारियों के लिए हमेशा खड़े हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक प्रश्न है बजरंग दास गर्ग जी से, छत्तीसगढ़ राजस्थान में ये कौन सा मैकेनिज्म लेकर आए हैं वो जरूर बताएं, क्योंकि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता चैनल पर लाइव में ये मना कर चुके हैं कि हमें अभी पता नहीं, हम आगे डिसाइड करेंगे कि हम उस पर बात करेंगे। देश में जिस स्टेट में ओल्ड पेंशन योजना लागू है, कर्मचारियों को मिलती नहीं मिलती, पूरे देश के अंदर कितने भी स्टेट में लागू है, किसी कर्मचारी की तनख्वाह एक स्टेट का नाम बताए, एक स्टेट में नाम पूछो इनसे जिस स्टेट के अंदर ओल्ड पेंशन योजना लागू है। चलिए आप सभी का बहुत
शुक्रिया। आज हमने ओपीएस को लेकर बात की है, क्या संभावनाएं हैं और क्या बैठक में रहा, क्या ये चुनावी मुद्दा होगा, अगर हुआ तो किसे इसका फायदा होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज हमने क्लियर भी कर दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए।